जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको जय हिंद। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आर्टिकल 18 तक पढ़ लिए थे। आर्टिकल 18 यानी था उपाधियों का अंत, बट हम आपको बताए थे कि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, बट जो आपको एजुकेशनली रैंक मिला है, जो आपको एजुकेशनली टाइटल मिला है, उसको उपाधि नहीं कहते, उसको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपको उपाधियां जो मिली हैं उसका अंत है, मतलब अब आपको कोई उपाधि नहीं दे सकता। अब हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 is known as the backbones of constitution, and who say that article 19 is a backbone? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर says the backbones of constitution is article 19, and who is डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? So father of Indian constitution, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। देखिए इसको बैकबोन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो असली हम लोग को जो आज़ादी है वो सब आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ग्रुप बनाते हैं, गुट बनाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, कहीं भी मन जहाँ मन वहाँ घूम सकते हैं, तो वो सब किसके अंडर में आती है? तो आर्टिकल 19 के। देखिए आर्टिकल 19 में कई पार्ट हैं। आर्टिकल 19 में कई पार्ट हैं। आर्टिकल 19 में कई पार्ट हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 का ए बोलता है बोलने की आजादी, यानी कि बोलने की आज़ादी इन द सेंस अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 कहता है कि आप, आर्टिकल 19 ए कहता है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी, आप बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 19 केवल यही नहीं कहता अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब आपका जो मन वो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप अगर कोई प्रश्न कर रहा आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो सरकार पावर में है तो। अगर कोई सरकार पावर में है तो आपका ये पूरा हक है कि आप उससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और आप जैसे कि आप सभा कर सकते हैं, आप मौन रह सकते हैं। जी हाँ, आप मौन भी रह सकते हैं, ये भी आपकी आज़ादी है और ये भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप चाहें तो उसको बता सकते हैं, चाहें तो उसको नहीं भी बता सकते, आप मौन भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सब ज़बरदस्ती कहेंगे कि तुम बताओ बताओ बताओ। तो ये भी क्या है, तो ये भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। आप मीडिया की स्वतंत्रता, मतलब मीडिया का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको लग रहा है नहीं सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है, देश मेरा बात नहीं सुन रहा है, पब्लिक मेरी बात को नहीं मान रहा है, तो आप वहाँ मीडिया का सहारा ले सकते हैं। तो ये भी किस में आता है? आर्टिकल 19A में आता है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, और यही अभिव्यक्ति की आज़ादी मीडिया ने ली है। और आज मीडिया यही अभिव्यक्ति की आज़ादी लेके एक तरह से आप लोग देखें तो देश को चौपट कर दे रही, मतलब ऐसी ऐसी खबरें दिखाना सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए। अगर अभी कहीं किसी सेलिब्रिटी का कुत्ता खो जाता है, कहीं किसी सेलिब्रिटी का कोई कुत्ता है वो फांसी पे चढ़ जाता है, ये फांसी लगा लेता है या ऐसा कुछ काम कर देता है, तो देखिए आप लोग मीडिया को कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे। या फिर कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है पकड़ा जाता है, ठीक है भाई गैंगस्टर पकड़ा गया है, जेल में है, बंद है, ख़त्म करो। लेकिन नहीं, उसने सुबह क्या खाया, शाम में क्या खाया, रात में क्या खाया, सुबह खाते वक्त वो कितनी रोटी खाया, अगर वो रोटी खाए तो उसने कितने उसके टुकड़े किए, एक बार में कितनी बार चबाया। तो ये सब चीज़ें क्या कौन दिखा रहा है? मीडिया दिखा रही है, क्योंकि मीडिया को भी आज़ादी है और यही सबसे अपने देश को चौपट करती है। जो हमारे देश का असली मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि, जो हमारे देश का असली मुद्दा है काला धन, जो हमारे देश की असली क्या है, एक मुद्दा बन के आ रहा है, सबसे बड़ा हमारे देश में मुद्दा बन के आ रहा है वाटर क्राइसिस, वो सब पे बात नहीं होगी। एयर पॉल्यूशन देख लीजिए, वो सब पे बात नहीं होगी। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, उस सब पे बात नहीं होगी। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं कि अच्छे सड़कें नहीं हैं, या फिर लोग ट्रैफिक का पालन नहीं करें, सेफ्टी रूल्स नहीं है, वो सब की चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पे होगी? चर्चा इस पे होगी कि वो सेलिब्रिटी का कौन सा कुत्ता मर गया, तो वो सेलिब्रिटी की कौन सी बिल्ली गायब हो जाएगी, वो सेलिब्रिटी कोई गधा पाला था, वो गधा जो है भाग गया, इनका सेलिब्रिटी जो है, ये सेलिब्रिटी गाय पाले, इनकी गाय जो है चारा ही नहीं खा रही है, ये सब दिखाएंगे तो क्या होगा। तो ये भी आर्टिकल 19A के ही तहत जो मीडिया वाले हैं वो यही अभिव्यक्ति, यही आज़ादी लेके कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दिखाते हैं और कोई इन पे कुछ नहीं कर सकता है। देखिए हम हर मीडिया वालों की बात नहीं करें, बहुत सारे मीडिया वाले अच्छे भी रहते हैं, ठीक भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले ठीक नहीं रहते हैं। आज तक को देख लीजिए, बाकी आप जानते हैं। तो ये 19A है, आर्टिकल 19A है जो कि है बोलने की आज़ादी। देखिए आज तक मैंने इतना ख़राब चैनल नहीं देखा, आज तक मैंने इतना ख़राब चैनल देखा नहीं। तो आर्टिकल 19A है कि आप बोलने की आज़ादी है, मौन रह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब आप हर कुछ कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, आप कोई सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे सकते हैं, आप प्रेस की स्वतंत्रता ले सकते हैं, आप मीडिया की स्वतंत्रता ले सकते हैं। आप ये सब किसमें? आर्टिकल 19A में। आर्टिकल 19B क्या कहता है?
सभा कर सकते हैं। सभा करना, सभा यानी एक तरह से होता है कि आप ग्रुप बना के कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे नहीं होता कि जो सब पॉलिटिकल नेता लोग रहते हैं या फिर जो पॉलिटिकल नेता के जो सब छोटे मोटे कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं, वो रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पंडाल डाल के अपना सभा करते रहते हैं, ताकि वो अपने को एडवर्टाइज कर सके, अपने आप को क्या कर सके, एक तरह से एडवर्टाइज कर सके कि जो है हमारे देखो हमारे पार्टी में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें खराब है, ये चीज़ें अच्छी। एक्चुअली देखा जाए तो सब अपने पार्टी में सब चीज़ें अच्छा ही बताता है, कोई गलत नहीं बताता। तो वही है, मतलब मेन है कि सभा करने की जरूरत, आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। अब देखिए सभा करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई लोगों को मिला के क्या बनता है, एक संगठन बनता है। तो आर्टिकल 19C कहता है आप संगठन बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा संगठन जो कि देश के हित में, जो कि समाज सोसाइटी के हित में वर्क करे, ऐसा। अब ऐसा थोड़ी ना कि अरे हमें आज़ादी मिली है संगठन बनाने की, चलो अब हम एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन में हम केवल आतंकवादियों को ही रखेंगे और उसके बाद जो है रोज़ कहीं ना कहीं बम फोड़वाएंगे। तो कोई अगर आपको पकड़ेगा कि अरे ये संगठन, इसको पकड़ लो, तो आप कहोगे मेरे पास तो आज़ादी है संगठन बनाने की। संगठन आप उसी जो है बेसिस पे बना सकते हैं जब आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब। संगठन में बहुत सारे संगठन आ जाते हैं, जैसे कि देखते हैं युवा शक्ति वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी हो गई एक, और भी बजरंग दल वगैरह, बहुत सारे ऐसे संगठन आते हैं। और संगठन में पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती है, जैसे कि कांग्रेस का संगठन अलग है, बीजेपी का अलग है, और सपा का अलग है, बीएसपी का अलग है। तो ये सब किसमें संगठन, मतलब कि ये भी आज़ादी हम लोग को कि हम संगठन बना सकते हैं। चौथी आज़ादी, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(4) नहीं, सॉरी डी, इसको 1, 2, 3, 4 नहीं चलता। तो आर्टिकल 19D क्या कहता है कि हम जो है कहीं भी घूम सकते हैं। कहीं भी घूम सकते हैं इन द सेंस, कहीं भी घूम सकते हैं कि मतलब कि देखिए आपको ही पता, हमें भी पता, ये सिंपल हम लोग की आज़ादी कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। मेरा मन किया आज मेरठ जाने का, मेरठ चले जाएंगे। मेरा मन किया आज भैया बहुत दिनों के आगरा नहीं गया, चलो आगरा चले जाएंगे। जैसे कि मेरा मन नहीं किया कि आज हम यहाँ नहीं गए तो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो है एक्सेप्शन है, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं में भी कुछ एक्सेप्शन। जैसे आप मार्शल एरिया में नहीं जा सकते। मार्शल एरिया मतलब जो सैनिक का एरिया है वहाँ नहीं जा सकते। वैसा थोड़ी ना कि जहाँ सैनिक की छावनी लगी हुई है बड़ी सी, आप वहाँ पे चले गए अपना टिफिन उफिन लेके कि मेरा तो मन जहाँ मन हम वहाँ घूम सकते हैं, वहीं जाके घूम लेने लगे, बैठ के खाना पीना खाने लगे। तो ऐसा नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है जहाँ आप नहीं जा सकते। जैसे कि आप चले जाएंगे संसद भवन में, अरे संसद भवन में चले गए, कोई रोक रहा तो आप कहेंगे अरे कहाँ हम रुके, हमें तो मिला है, कहीं भी घूम सकते हैं, हम घूमेंगे कहीं भी। तो ऐसा नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। अब पता चला इससे तो सब चले जाएंगे रायसीमा की पहाड़ी पे, हमारे राष्ट्रपति साहब रहते हैं, उनके घर चले जाएंगे, राष्ट्रपति साहब से कहेंगे राष्ट्रपति जी बगल हो, या हम भी घूमेंगे ना आपके राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि हमें घूमने की आज़ादी है। घूमने की आज़ादी है आपको, बट कुछ कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है जहाँ आप नहीं घूम सकते हैं, बाकी आपको घूमने की आज़ादी है। लाल किला घूमने की आज़ादी है, घूमिए। ताजमहल घूमने की आज़ादी है, घूमिए। आपको आगरा घूमने की आज़ादी है, घूमिए। इवन आपको विदेश यात्रा भी करना है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने। तो ये आर्टिकल 19D होगा। अब आर्टिकल 19E की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कहीं भी घूम सकते हैं। तो भाई अब घूमते घूमते आप थक जाएंगे, तो थकेंगे तो कहीं रुकेंगे, तो है आर्टिकल 19E कि कहीं भी बस सकते हैं, बस सकते हैं। मतलब आपका जहाँ मन आप वहाँ बस सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। जहाँ मन आप वहाँ बस सकते हैं, जहाँ मन वहाँ पर रह सकते। देखिए ये हम आपको एक एग्जांपल, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि सबसे आप बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, सभा में ही बोलेंगे ना। तो बी बोलता है सभा कर सकते हैं। अब सभा करेंगे तो यानी ग्रुप लेंगे, पब्लिकों का ग्रुप लेंगे, तो पब्लिकों का ग्रुप को संगठन बोलते हैं, तो संगठन कर सकते हैं। फिर कहीं आप संगठन कर रहे हैं तो कहीं पे संगठन करने का मतलब वहाँ जाएंगे तभी ना करेंगे, तो कहीं भी घूम सकते हैं, तो कहीं भी घूम सकते हैं, या 19D का था। फिर अब कहीं भी घूम रहे हैं आप, घूमते 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 हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आपको चक्कर आएगा, चक्कर आएगा तो आप क्या कहेंगे, जब चक्कर आएगा तो आप कहेंगे अब हमें कहीं पे रुक जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। तो आप बस जाएंगे, तो बस जाएंगे तो आर्टिकल 19E का था, आप बस सकते हैं। आर्टिकल 19F जो कि सबसे विवादित, सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, आर्टिकल 19F। आर्टिकल 19F का था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का राइट्स,
संपत्ति का राइट। देखिए ये अभी हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दें, बट ये अब मूल अधिकार में नहीं है। इसको किस में डाल दिया गया है, तो इसको डाल दिया गया है 300A में, 300A में। देखिए ये क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है कि आप संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है वो आप रख सकते हैं, आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, कहीं भी संपत्ति खरीद को उसको अपने पास रख सकते हैं। वो संपत्ति को आपसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी वो संपत्ति को आपसे नहीं छीन सकती बिना आपके मंजूरी के। तो ये आर्टिकल क्या है, 19F है। बट अब इसको क्यों जो है 300A में डाला गया, क्यों इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों हटा दिया गया? तो मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा तभी ना इसको हटा दिया गया। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बड़ा प्रॉब्लम क्या था, तो एक बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल होने लगा कि इनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। तो फिर उसके बाद इनको पूरी तरह हटा दिया गया। इनके मुद्दा ये था कि देखिए संपत्ति का अधिकार क्या होता है कि मतलब आपकी संपत्ति, जैसे आपके दादा, आपके परदादा, आपके पापा आपके लिए कोई ज़मीन खरीदे हैं तो वो आपकी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति, उस पर आपका अधिकार है। पहले ऐसा कहा जाता था उस पर आपका अधिकार है, उससे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। नो वन, कोई भी नहीं, ऊपर वाला भी आके आपसे नहीं छीन सकता था, क्योंकि संविधान ने जब आपको शक्ति दी है तो कोई नहीं छीन सकता था आपसे। लेकिन फिर इसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगे। प्रॉब्लम क्या होने लगे, देखिए हमारा भारत है, अब ये डेवलप हो रहा है, तो जब भारत टूटेगा फूटेगा तभी तो डेवलप होगा। अब भारत को डेवलप होने के लिए क्या कहीं ना कहीं खोदाई होना शुरू। अब जैसे सड़क बनाना, तो सड़क के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक सड़क लंबी जो है बनवानी है, जैसे कि यूपी से एक सड़क ले जानी है कश्मीर तक, तो कैसे ले जाएंगे, ऊपर ऊपर तो ले नहीं जाएंगे, ज़मीन ही ले जाएंगे। अब कोई सड़क पहले से, तो उस पर तो दोबारा सड़क नहीं चढ़ाएंगे ना, वो तो एक सड़क है, एक बाईपास सड़क बना तो उसको अलग से खेत की तरफ से ऐसे करके ले जाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब जिसका खेत है तो जो सरकार क्या करती है, उसको मुआवजा देती है कि देखिए भाई साहब आपका जितना खेत है उसमें हम 10% एक्स्ट्रा आपको करके दे देते हैं, आप अपनी खेत को गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो कुछ लोग तो भाई करते हैं ठीक है ले जाइए 10% एक्स्ट्रा, हम कहीं और खरीद लेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, ये मेरी संपत्ति, मेरे दादा परदादा की आखिरी निशानी, हम तुम्हें नहीं देंगे। तो क्या आप बताइए वहाँ पे कैसे सड़क बनेगी, क्योंकि उसके बाद सरकार उन पर जोर जबरदस्ती कर भी नहीं सकती ना। अगर कोई सरकार उन पर जोर जबरदस्ती करके उनके ज़मीन को कब्जा करेगी तो वो तो सीधे चले जाएंगे आर्टिकल 32 की तहत वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, या फिर आर्टिकल 224 की तहत चले जाएंगे हाई कोर्ट, सॉरी 226 की तहत चले जाएंगे हाई कोर्ट। तो फिर यही तो बवाल आ गया कि अब सड़क ऐसे जा रही है, पता चला इधर चली, यहाँ वाला अपना ज़मीन ही नहीं बेचा, तो अब सड़क यहाँ से कहाँ आगे जाएगी, क्या इतना छोड़ के उसके खेत फिर वहाँ से बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा ना। तो यही संपत्ति के अधिकार मतलब कि क्या हो रहे थे, बड़ा इसमें वो हो रहे थे कि नहीं, अगर ये, क्योंकि जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल है, जितने भी हम लोग को कानून, जितने भी मौलिक अधिकार हमको मिले, उसको कोई नहीं छीन सकता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगी, उसको जेल में डाल देगी या जो भी अपनी कार्रवाई वगैरह करेगी। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार में बड़ा वो होने लगा कि अब देखिए भारत डेवलप हो रहा है, भारत को डेवलप होने के लिए सही बात है अच्छी रोडें चाहिए, अच्छी रोड रहेंगे तो व्यापार अच्छे होंगे। अब उसको अच्छी रोडों के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अच्छी रोडों के लिए भी तो रोड के ऊपर थोड़ी ना रोड बनाना है, अच्छी रोड यानी कि जहाँ जगह खाली है, जो खेत उत से होके निकल रहा है, खंजाट खेत, तो उसमें वहाँ से जो है रोड बनानी है। उसी में किसी का खेत है तो कहेंगे हमारा पुश्तैनी खेत है, हमारा पुश्तैनी घर है। जैसे आप नहीं देखते जब रेलवे स्टेशन के जो कोने कोने वाली ज़मीनें रहती हैं, तो कभी कभी जब रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जाता है तो वहाँ के जो कोने कोने ज़मीन के लोग रहते हैं उनको क्या किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, इवन 10% ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है अपने चीज़ों को, अपने घर को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे और बड़ा सा क्या बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा। वहाँ पे कोई आ जाए कहते कि अरे मेरा पुश्तैनी ज़मीन, यहाँ पे जो वो जो घर के आंगन के बीच में जो नल है ना, वो हमारे परदादा लगाए हैं, वो हमारा पुश्तैनी है, हम घर आपको दे सकते हैं लेकिन वो नल नहीं देंगे, वो नल टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और मेरे नल के वजह से आपकी सरकार टूट जाएगी। अब यहाँ पे जो तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए फिर क्या किया गया, बड़ा सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के 86वां संविधान संशोधन करके इस संपत्ति को अधिकार को यहाँ से उठाया गया और उठा के एकदम फेंक दिया गया कस के, और इतना तेज फेंका गया कि वो आर्टिकल 100, आर्टिकल 200, आर्टिकल 300 पार करके आर्टिकल 300A में जाके गिर गया, आर्टिकल 300A में जाके गिर गया। तो आर्टिकल संपत्ति का राइट हमारा मौलिक अधिकार था, है नहीं, अब ये 300A में चला गया है।
तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि हमारे भारत के संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो पहले तो थे 7 बट अब हैं 6। तो अब कहीं भी क्वेश्चन पूछता है तो आप वही पुराना जो LKG UKG में पढ़े थे 7 उसको मत लगा दीजिएगा। 2005 में संशोधन होने के बाद ख़त्म कर दिया गया है। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हमारे पास 6 मौलिक, तो ये F मौलिक अधिकार नहीं है, बट ये था इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया, समझा दिया। और अगला आता है G। तो आर्टिकल 19G क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार हो गया, और ये होता है व्यापार, बिजनेस। आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बट इसमें भी कुछ, अब देखिए इसमें साफ साफ आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, हम मान लिए कोई भी बिजनेस। अब इसमें आपको क्या हमें समझाने की ज़रूरत है, बिजनेस वही करना है जो सोसाइटी, जो समाज, जो हमारे राष्ट्र, जो हमारे देश के हित में हो, हमारे देश की ज़रूरत में हो। क्या समझाने वाली बात है? आप ही बताइए, अगर आपको बिजनेस का अधिकार दे रही है गवर्नमेंट, तो क्या ऐसा अधिकार देगी कि आप बिजनेस करो, बम का बिजनेस करो, गोले बारूद तो बंदूकों का बिजनेस करो? ऐसा तो बिजनेस का अधिकार देगी नहीं सरकार। तो वही है आर्टिकल 19G कहता है कि आपको बिजनेस, व्यापार करने का अधिकार है, बट जो व्यापार होगा वो कैसा होगा? जो व्यापार होगा वो आपके राष्ट्र के हित में होना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए, ना कि अहित में। तो ये है आर्टिकल 19, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन्स, यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये रीढ़ की हड्डी भी देखिए, जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, हमारे जैसे हाथ में कोई ऐसे मारा तो हम लोग को कैसे पता चला? तो ये रीढ़ की हड्डी तुरंत ब्रेन को जो है क्या करती है, जैसे कि हमें कोई मार दिया तो हमें कैसे पता चला कोई है मारा? तो ये क्या करेगा, ये हाथ इसके नर्व्स जो है तुरंत रीढ़ की हड्डी को बोलेगा, रीढ़ की हड्डी तुरंत क्या करेगा, मैसेज देगा ब्रेन को कि अरे हमें मारा। तो ब्रेन का अरे बाप रे मारा, तो ब्रेन फिर तुरंत जो है रीढ़ की हड्डी के द्वारा मैसेज पहुंचाएगा हाथ को कि अगर वो तुम्हें मारो तो तुम भी मारो। तो ब्रेन से मैसेज क्या, रीढ़ की हड्डी हाथ में पहुंचाएगा, फिर मेरा हाथ मार देगा, मेरा हाथ क्या करेगा, मार देगा। तो मेन कौन है? मेन हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो रीढ़ की हड्डी को पोस्टमैन ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। ये पोस्टमैन रहता है, ये ब्रेन की चिट्ठी शरीर को, शरीर के ऑर्गन की चिट्ठी ब्रेन को पहुंचाता है। यहाँ पे आपको मच्छर काटा, ठीक है, मच्छर काटा, तुरंत जो है ये जो है हाथ क्या करेगा, तुरंत ये हाथ क्या करेगा, तुरंत ये हाथ रीढ़ की हड्डी को बोलेगा कि लग रहा है यहाँ कोई काटा। तो रीढ़ की हड्डी जो है तुरंत ब्रेन को खबर करेगी। तो ब्रेन तुरंत कहेगा अरे ये तो मच्छर काटा है, ये क्या है, ये तो मच्छर काटा है। तो ब्रेन की हड्डी तुरंत दूसरे वाले हाथ को जो है क्या करेगा, कमांड देगा कि तुरंत इसको मारो। तो फिर वो कमांड को कौन ले जाएगा? तो वो कमांड को रीढ़ की हड्डी ले जाएगा। रीढ़ की हड्डी ले जाके वो हाथ को देगा, और हाथ तो रहना था हमारे यहाँ चल जाएगा और मच्छर मर जाएगा। मच्छर की रीढ़ की हड्डी हम लोग फिर तोड़ देंगे। तो रीढ़ की हड्डी यही होती है कि वो मैसेज पहुंचाता है। तो इसको भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन। अगर इसको तोड़ दिया जाए, एक समझ के लिए समझिए कि इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको गायब कर देते हैं, टूट जाता है, तो क्या हम लोग कोई अधिकार मिलेंगे? कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। हम लोग को बोल नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे, कहाँ गलत है कहाँ सही है, वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब किस लिए है? तो इसलिए इसको बैकबोन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 19। अब बाकी आर्टिकल 20 की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए हम अभी आपको सब समझा देंगे, आर्टिकल 20 भी समझा देंगे। 20 बोलता है कि एक अपराध की एक सजा, 21 बोलता है कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता, 22 बोलता है कि गिरफ्तारी से पहले वारंट देना पड़ेगा, बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। 23 बोलता है शोषण के विरुद्ध, 24 बोलता है लोक नियोजन, 24 बोलता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। एंड आपका 25 क्या बोलता है, धर्म की स्वतंत्रता। 26 बोलता है सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता। तो ये सब आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप लोग आर्टिकल 19 पढ़िए, क्योंकि आर्टिकल जो आपके मौलिक अधिकार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 है, बैकबोन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन आर्टिकल 32 है, जिसको क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा। देखिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो कि आप हमेशा कंफ्यूज करेंगे, पूछा जाता है हु इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की आत्मा। तो वो है प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में नागरिकों की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मर्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006
विक्रमी को द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये है हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा, तो आप लोग लगाएंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल पे। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार 32 है, बट ऐसे अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग प्रियम्बल लगाइएगा, ये फिर 32 लगा के आएंगे और कहेंगे कि देखो ये गलत बता दिया। गलत नहीं बता रहे हैं हम, आपको देखिए फिर से बोल दे रहे, अगर पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा तो वो प्रियम्बल है, प्रस्तावना। बट अगर पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, तब होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों पर बंद। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।